सब लोग आ गए तो शुरू करें। क्या सोच रहे हो कि आज कोई बोला क्यों नहीं? तो देखो, कभी कभी ऐसा है ना कि कुछ लोग कुछ ना बोल के भी बहुत कुछ बोल जाते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे लोगों की परख तुमको समझ आ गई ना, वक्त लगता है, लोगों की परख जानने में बहुत वक्त लग जाता है, ठीक है। पर अगर ये सिर्फ ये बात ही तुम्हारे माइंड में फिल्टर हो गई ना, तो कल से बेहतर हो तुम आज, ठीक है। तो अपना टॉपिक चल रहा था एक्सरेस का। ऐसे कभी लोकल हॉस्पिटल में जाना ना, और जो ऐसे मतलब विलेज से पीपल आते हैं, उन लोग क्या बोलते हैं कि एक्सरा निकाल दो। तो अपन भी चलो एक्सरा पे ही बात करते हैं आज। थोड़े थोड़े पॉइंट तो याद होंगे। इसका वेवलेंथ का रेंज क्या था? 0.1 से 100 एंगस्ट्रॉम। पूरे चैप्टर का कहानी सिर्फ एक ग्राफ के अंदर ही सिमट जाता है। जो ग्राफ था किसका? इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ था भाई। इस पॉइंट को बोला था हमने कट ऑफ वेवलेंथ। ये अपनी के अल्फ़ा वाली लाइन, ये अपनी के बीटा वाली लाइन, ये कंटिन्यूस कर्व, ये था कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। सबका कंसेप्ट तो आई होप क्लियर ही होगा तुम्हारा, ठीक है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को लेके बहुत बड़े आदमी ने, कौन? मोसले साहब। इन्होंने दे दिया एक लॉ। टाइमलाइन चलते अपन 1913 से लेके 1914 तक, इसी के आसपास में। मोसले जी का नाम तो सबने सुना होगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल याद है? पहले किसने डॉबरेनर का ट्रायस पढ़ा था, फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा था, फिर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखा था। तो मेंडलीव ने क्या किया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे क्या कर रहा था, पूरे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था। बट स्टिल उसमें बहुत सारी एनोमैलीज थी। तो मोसले साहब ने क्या किया कि ग्राफ प्लॉट किया। एक्सपेरिमेंट तो किए, ग्राफ प्लॉट किया। किसके बीच में? कैरेक्टरिस्टिक, ये जो है ना अपना, अभी के अल्फा सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट का, इनकी फ्रीक्वेंसी के रूट का ग्राफ, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स था हर एक एलिमेंट का, उसके फ्रीक्वेंसी के रूट का ग्राफ प्लॉट किया पोजीशन नंबर के साथ, ठीक है। किसके साथ? पोजीशन नंबर। ये पोजीशन नंबर कौन सा? उस समय जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें जैसे लाइन से लगा हुआ था, उसके हिसाब से इन्होंने क्या किया, एक ग्राफ को प्लॉट कर दिया। अब ये ग्राफ क्या था? जब इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, ये ऑलमोस्ट क्लोज टू स्ट्रेट लाइन आ गया। ग्राफ क्या था? ये जो रूट ऑफ न्यू है, इसका ग्राफ पोजीशंस के साथ, मतलब अलग अलग जो एलिमेंट थे हमारे, मतलब अलग अलग एलिमेंट। मेन रोड पे रहता हूँ ना यार, ये ट्रक वाला तो इनका चलते ही रहता है, ठीक है, छोड़ो। तो अलग अलग एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स का फ्रीक्वेंसी के रूट का ग्राफ प्लॉट किया बढ़ते क्रमों के साथ। तो उनको जो ग्राफ मिला वो मिला क्लोज टू अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन याद होगी तो क्या होती थी? y = mx + c। y x, अगर x बदल रहा है तो y भी बदलेगा। कैसे? y इज अ फंक्शन ऑफ x। अच्छा, ये फंक्शन समझ आता है ना, ये क्या होता है? अगर x बदलेगा तो y बदलेगा, ठीक। कैसे बदल रहे? लीनियरली। अब लीनियर का क्या मतलब होता है? देखो, ये c तो समझ आ गया था ना, इंटरसेप्ट था। अगर ये मेरा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, अगर ये c प्लस रहता है तो ये देखो यहाँ कहीं इंटरसेप्ट मारेगा, या ऐसे भी इंटरसेप्ट दे सकता है, ठीक है। और अगर नेगेटिव रहा तो ये ऐसे इंटरसेप्ट दे सकता है, ऐसे इंटरसेप्ट दे सकता है। c मतलब क्या होता है कि y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट मार रहा है वो। m क्या होती है? स्लोप, ढलान, tan थीटा। कितना ढलान है ग्राफ में, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये y = mx + c बताता क्या है अपने को कि जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ेगा लीनियरली। कितना? 1 गुना, 2 गुना, 1.5 गुना, -1 गुना, पौना गुना, जितना भी हो, ट्वाइस, थ्राइस, 1/4, ठीक है, वैसे बढ़ेगा ही। तो इनको ये चीज़ तो समझ आ गया कि यार कोई तो भी एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो कि
पोजीशन नंबर के साथ लीनियरली बढ़ रही है। बाद में हमने इसको नाम दिया, मतलब ये पहचान में आया, इसको बोले हमने एटॉमिक नंबर। तो याद होगा मोस्ले साहब ने, यही थे मोस्ले साहब ही थे भाई जिन्होंने पीरियोडिक टेबल नया वाला दिया था। बहुत लोग और भी थे, बट ये इनका ये ग्राफ, इसके वजह से ही पता चला अपने को कि क्या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास वाला कंसेप्ट ही खत्म कर दिया यार। क्या बोले कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट थी कि एक डेफिनेट इंटरवल के बाद क्या हो रहा था, अलग अलग एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी। ठीक है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम वाला लाइन, इन सब की प्रॉपर्टीज एक जैसे दिख रही थी। किसके वजह से? इसके वजह से, ये एटॉमिक नंबर। भाई रिवोल्यूशन आ गया पूरा एकदम जोरदार। ठीक है, तो अब इसका अपन भी ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा इन्होंने इक्वेशन क्या दी थी? रूट ऑफ न्यू। ठीक है, रूट ऑफ न्यू इक्वल टू ए जेड माइनस बी। ठीक है, जेड तो पता है तुमको क्या है, जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। ए और बी क्या है? ए और बी है पॉजिटिव कांस्टेंट्स। ठीक है, जो कि एलिमेंट टू एलिमेंट या मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेंगे। पॉजिटिव कांस्टेंट है भाई। ग्राफ बना लेते, स्ट्रेट लाइन बनेगा। इधर रूट न्यू को रख लो, इधर जेड को रख लो, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाता है अपने को। ठीक है, अब इसको थोड़ा ओपन करो। रूट ऑफ न्यू इक्वल टू ए जेड माइनस ए बी। अब ये जो ए जेड है, ये देखो, ये वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब सी के बदले ये क्वांटिटी आ रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ और बेहतर कैसे दिखेगा ये सोचो। अब मैं ना इसके बदले एक ये वाला ग्राफ बना रहा हूं, इसको समझना। इसको मैं लिख दिया रूट न्यू बाई ए। तो अगर इसको मैं ऐसे कर देता हूं तो ये इक्वेशन कैसे दिखने लग जाएगा? देखो, रूट न्यू बाई ए इक्वल टू जेड माइनस बी। ये भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ये यहां से चालू होगा। ठीक है, इसको खींचो, यहां पे मिल गया ये वाला इंटरसेप्ट। अब ये जो पॉइंट है ये अपना बी हो गया। कैसे? यहां वैल्यू रखो ना। अगर z के बदले में क्या रख देता हूं, ठीक है, z के बदले में b रख देता हूं, तो ये रूट न्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये देखो, ये b अपन ऐसे भी निकाल लेते ग्राफ से। ठीक है, ये अपनी स्ट्रेट लाइन की ग्राफ आ गई। क्लियर है? अभी तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं। छाप लिया? थोड़ा कहानी किस्सा और डेरिवेशन एक बार और करते हैं। अपन क्या कर देते, एक एटम कंसीडर करते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि उसके जो के शेल का जो इलेक्ट्रॉन था नॉकआउट हो गया, खत्म, गुड बाय, टाटा, गया तो कोई आएगा। जो गया उसकी आपदा को अवसर में किसने बदला? एल के इलेक्ट्रॉन को। बड़े आदमी बोल के गए थे ना कि आपदा को अवसर में बदलिए। ठीक है भाई, तो आपदा तो आ गई किस पे? के इलेक्ट्रॉन पे। इसका जो इलेक्ट्रॉन गया उसको अवसर में किसने बदला? एल के इलेक्ट्रॉन ने। कैसे आ गया भाई? ऊपर एल के लेवल पे था, नीचे कूद के आ गया, के अल्फा वाली लाइन दे दी अपने को। पर आज तुम्हारे साथ दिक्कत है यार, आपदा को अवसर में बदलने के बदले तुम लोग अवसर को ही आपदा में बदल ले रहे हो। इतना मस्त ऑनलाइन सब पढ़ाई का तरीका हो रहा है, पर फिर भी वो जो अभी नोटिफिकेशन आया ना, स्वाइप मार दो उसको, खोलना मत, भारी डिस्ट्रैक्शन है। हाँ, बंद कर दो उसका नोटिफिकेशन। ठीक है, नहीं आ रहा तो तुम भी मेरे जैसे हो। ठीक है, आपदा को अवसर में बदल लिया गया। अब क्या? अब ये चीज़ देखो कि ये हमारा है न्यूक्लियस, ये के शेल हुआ, एल शेल हुआ, इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर हो गई हमारी वैकेंसी खाली। न्यूक्लियस में चार्ज कितना होगा भाई? क्या Zd पॉजिटिव वाला। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप मारेगा, इसको खींच कौन रहा है? ये खींचेगा ना।
पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल मार देगा। मतलब मान लो खींचने वाले Z ही लोग हैं, मान लो खींचने वाले 10 लोग हैं, तो ढकेलने वाला कितना है, 1, तो नेट कितना हो गया, 9। ये E वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, K का एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, स्क्रीन कर दे रहा है, शील्ड कर दे रहा है। उसके वजह से Z इफेक्टिव क्या आ जा रहा है हमारा, Z-1। ठीक है, वो इक्वेशन याद था, Z-B। बहुत इजी इक्वेशन है यार, टफ दिखता है, याद हो जाएगा 2 बार देखोगे तो। ये B का वैल्यू हमको क्या मिल गया यहाँ से, 1। कब, जब K शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा और उसके बदले कौन आएगा, L शेल का इलेक्ट्रॉन। हर किसी के लिए अलग अलग होने वाला ना। ठीक, अब तुमको अगर एटम चैप्टर का थोड़ा बहुत कहानी याद होगा तो एक इक्वेशन लिखने वाला हूं, वो भी थोड़ा देखा देखा लगेगा। भैया देखा देखा तो लग रहा है, लेकिन ये Z² कहाँ से आ गया। अच्छा, तुमने एटम में कहानी पढ़ी थी हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का क्या था, Z=1, तो ये लिख दिए थे। एक्चुअल में ये होता है। अब अगर मेरे को एनर्जी जाननी है किसकी, ट्रांजिशन की, तो मैं क्या करूंगा, E क्या hc/λ होता है, E क्या hc/λ ना होता है, दोनों तरफ hc मल्टीप्लाई कर दो। लो भाई, hc यहाँ भी, hc यहाँ भी। अब Z इफेक्टिव हमारा क्या आ गया था, ठीक है, इधर लिख देते हैं, Z इफेक्टिव कितना आ गया था, Z-1। K अल्फा के लिए, K अल्फा अगर याद होगा तो ये हमारा K था, ये L था, ये M था। K अल्फा के लिए क्या होगा, N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। N2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। तो देखो भाई, इसको मैं क्या लिख दूँ, h न्यू लिख दूँ क्या, है h न्यू लिख सकते हैं क्या, लिख देते, इक्वल टू HCRZ² 1/1 - 1/4। ठीक है, H को काटो, अरे c/λ को न्यू लिख दिया भाई, और क्या ही ना किया, H कट गया, का नहीं H कट गया, तो ये जो न्यू है ये क्या आ गया, CZ²। करो यार, 1 - 1/4 क्या, 3/4। अब एक और अच्छा काम कर लो, दोनों तरफ क्या ले लो, रूट ले लो। यार भूल गए क्या, कैसे भूल गए, दोनों तरफ क्या ले लो, रूट ले लो। ये रूट कितना आ गया, न्यू आ गया। Z² रूट से बाहर आ जाएगा क्या, आ जाएगा। अभी Z ना लिख के हम इसको क्या लिख दिया, Z इफेक्टिव लिख दिया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना कि अब जो हमारा Z है ये Z नहीं रहा, अभी Z को चाहिए फुल इज्जत, तो Z क्या हो गया, Z इफेक्टिव हो गया। तो Z इफेक्टिव कितना था हमारा, लो यार Z इफेक्टिव बोल देता हूँ, Z। ठीक है, रूट तो ले लिए, लो भाई रूट के अंदर कौन आ गया, 3/4 RC, ये आ गया रूट में, बाहर कौन आ गया, Z इफेक्टिव, जिसके बदले क्या लिख दिया मैं, Z-1। ले भाई, ये आ गया अपना इक्वेशन। अब कंपेयर मार दो, A का वैल्यू कंपेयर मारो यहाँ से, ये A है तो ये भी A होगा, तो A का वैल्यू क्या आ गया, √3RC/4। B का वैल्यू क्या आ गया, B का क्या आ गया वैल्यू, 1। खत्म, हो गया सॉल्व। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, एक बस की नोट लिख लो, थोड़ा सा, बहुत कम काम आएगा लेकिन फिर भी लिख लो, क्या पता किसी एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, अगर L सीरीज का ट्रांजिशन होता है तो वहाँ B की वैल्यू लिखनी है हमको 7.4। कहाँ, कैसे, क्यों आया, कोई सवाल जवाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अरे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भाई, हमारे हाथ में थोड़ा ही है। कुछ के लिए ये B का वैल्यू 1.4 भी आ जाता है। अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे उसमें समझ आ जाएगा क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो L सीरीज के लिए B का वैल्यू क्या लेते हैं हम, 7.4। नहीं पूछता ये क्वेश्चन, पूछेगा तो B का वैल्यू देगा, नहीं दिया तो तुम जान चुके हो, हीरो बन जाना, 7.4 लगा देना। अब यदि ये ट्रांजिशन, ठीक है, ये छाप लिया ना, हल्का सा वेरी करते इसको, अगर ये ट्रांजिशन K अल्फा ना हो के K बीटा हो जाता, K बीटा में N1 तो 1 रहेगा, N2 कौन हो जाएगा, 3, तो यहाँ पे क्या हो गया, H न्यू इक्वल टू R H, अरे H काट देते क्या, लो काट देते, ये लो RC हो गया। Z इफेक्टिव का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 - 1/9, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 9 मतलब कितना आ जाएगा, ये 8/9। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो रूट न्यू इक्वल टू रूट ऑफ
8/9 RC जेड इफेक्ट आ गया। ऐसे ही एल बीटा एल अल्फा सबके लिए निकाल लेना, टाइम पास ही करना है बस, और क्या मजदूरी है, करते जाना। क्लियर है क्या कंसेप्ट? आगे बढ़ते चलो, न्यूमेरिकल लगाते हैं। ठीक है, तो ये भाई अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो एलिमेंट है अपने पास, ये एमओ मोलिब्डेनम, सीओ कोबाल्ट, दोनों का एटॉमिक नंबर दे दिया और के अल्फा का वेवलेंथ दे दिया हमको, और बोला है ए और बी निकालो मोसलेस लॉ का। जो मोसलेस इक्वेशन में ए और बी कांस्टेंट था ना, उसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। तो देखो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा रहता है, इसी से हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। याद होगा तो यही था मोसलेस का इक्वेशन। अब पहले एलिमेंट को मान लो मैं न्यू 1 लिख लिया, तो इसके लिए क्या होगा Z1 माइनस बी। ठीक है, न्यू 2 इक्वल टू ए Z2 माइनस बी। ठीक, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या होगा ए कट जाएगा, कट गया। तो ये इक्वेशन क्या कुछ ऐसा दिखेगा। देखो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तुम्हारे लिए ये आ गया। अगर किसी पर्टिकुलर के लिए दिया हुआ है कि ए और बी का ये वैल्यूज है, एक सेकेंड यार, ठीक है, अगर तुमको एलिमेंट दे दिया है और लैम्डा की वैल्यू दे दी है, तो न्यू 1 न्यू 2 Z1 Z2 पता है। ठीक है, बी का वैल्यू रख देना, के अल्फा के लिए बी का वैल्यू क्या होता है। अगर ऐसा डेटा नहीं है और कोई ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें बी का वैल्यू 1 रख के बना लेना। इसी को अगर लैम्डा के फॉर्म पे लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ लैम्डा 1 अपॉन रूट ऑफ लैम्डा 2 इक्वल टू Z2 माइनस बी अपॉन Z1 माइनस बी। ये पलटी मार देगा ना, क्यों, क्योंकि न्यू क्या होता है सी बाई लैम्डा, तो वो लैम्डा 1 वाला नीचे आ जाएगा, रूट सी कट आएगा। तो एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, पर अपने को इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, ए का वैल्यू भी निकालना है और बी का वैल्यू भी निकालना है। तो अपन वापस अपने पुराने इक्वेशन पे चलते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब एक काम करो, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर लो। तो क्या आएगा तुम्हारे पास, इसको रूट सी बाई लैम्डा 1 लिख दिया मैं, इसको रूट सी बाई लैम्डा 2 लिख दिया, तो रूट सी देखो बाहर आ गया। ये क्या हो गया, 1 अपॉन रूट लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन रूट लैम्डा 2 इक्वल टू क्या होगा, ए आ गया बाहर, क्या बी नहीं पड़ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ Z1 माइनस Z2। अब लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है, देखो 71 पिकोमीटर, पिकोमीटर क्या 10 का पावर माइनस 12, तो ये क्या आ जाएगा 71 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। रूट सी मतलब रूट में 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक, लैम्डा 2 के बदले क्या लिखना है अपने को, 178.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ठीक, Z1 का वैल्यू है 42, ये है 21। इसको सॉल्व करो तो तुमको फाइनल में ए का एक आंसर मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी उसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो ए का तुम्हारा फाइनल वैल्यू आने वाला है 5 इंटू 10 टू द पावर 17। अच्छा यूनिट देखना, हर्ट्ज का रूट। ठीक है, तो ए का आंसर क्या आ गया, ये आ गया। अब इस इक्वेशन से भी समझो ना, ए का तुमको अगर पूछ लिया कि यूनिट क्या है, तो यहाँ देखो जेड का यूनिट होगा नहीं, अगर जेड का यूनिट नहीं है तो बी का भी कोई यूनिट नहीं होने वाला, डायमेंशनलेस है। तो अगर ये न्यू का कितना होता है, हर्ट्ज, तो ये अगर रूट ऑफ हर्ट्ज है तो ये भी क्या होगा, रूट ऑफ हर्ट्ज होगा। ये तो अपना सिंपल सा इक्वेशन बन गया, ए की ये वैल्यू आ गई। अब अगर ए की वैल्यू मिल गई हमको तो क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों इक्वेशन को क्या करो, डिवाइड मार दो। ठीक है, अल्टी पल्टी करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा 1, ये हो जाएगा लैम्डा 2, ये हो जाएगा Z2, ये हो जाएगा Z1। फिर रख दो सबकी वैल्यू, तुमको बी का वैल्यू मिलेगा 1.37। कोई यूनिट नहीं है, देख लो, निकल गया ए और बी का वैल्यू। ठीक है, कुछ नहीं था, मजदूरी था बस। अगर फॉर्मूला आता है तो वैल्यूज रखो। ऐसे क्वेश्चन बहुत मुश्किल रहता है आना, बट अगर ऐसे आते हैं तो वो क्या करते हैं, पेपर को टफ नहीं बनाते, लेंदी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हो गया। अगले पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जो के अल्फा लाइन है उसकी फ्रीक्वेंसी का ग्राफ लैम्डा के साथ बनाया गया, तो बताओ ये ए बी सी डी में से कौन सा सही है। देखो ए तो ये जा रहा है ऐसे करके, बी स्ट्रेट लाइन है, सी ऐसे जा रहा है और डी ऐसे जा रहा है। ठीक है, मोस्टली आपको इक्वेशन याद हो गया।
रूट न्यू इक्वल टू ए जेड माइनस बी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो न्यू आ जाएगा, तो ये क्या आ गया, न्यू आ गया इक्वल टू ए स्क्वायर जेड माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको मैं कांस्टेंट मान लूँ तो ये क्या हो गया, न्यू के जेड माइनस बी का स्क्वायर। ये क्या समथिंग वाई इक्वल टू के एक्स का स्क्वायर दिख रहा है, या इसको और अच्छे से लिखो तो ये क्या होगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर। और अगर ये तुमको पता होगा तो ये पैराबोला का इक्वेशन है। कैसा, उल्टा की सीधा, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, कटोरी सीधी है, क्यों, क्योंकि y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक, तो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, अगर तुम सिर्फ एक्स स्क्वायर का ही ग्राफ बनाओगे तो क्या ये ऐसे बनता है। तो इनमें से कौन सा दिख रहा है तुमको, यही वाला ना। और ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये जो b है ना, ये देखो यहाँ का इंटरसेप्ट आ गया। ठीक है, तो सिंपल सा था, बस थोड़ी सी मैथमेटिक्स आनी जरूरी थी, बाकी तो इजी है। छाप लो तो फिर अगले पे चलते हैं। तो ये अपने पास क्वेश्चन है, रूट न्यू वर्सेस जेड का ग्राफ दिया है 3। अब इसमें से के अल्फ़ा कौन है, के बीटा कौन है, एल अल्फ़ा कौन है, एल बीटा कौन है, ये पहचानना है। एनर्जी का सीक्वेंस याद है तुमको, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती थी, के बीटा की, फिर के अल्फ़ा, फिर एल बीटा, फिर एल अल्फ़ा। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। एनर्जी का क्रम ये है तो क्या रूट न्यू का भी क्रम यही होगा, बढ़ते हुए। तो अगर मैं रूट न्यू का भी बात करूं तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, के बीटा की, फिर के अल्फ़ा की, फिर एल बीटा की, फिर एल अल्फ़ा की। ठीक है, अब इसके हिसाब से अपने को अरेंज करना है। ये 2 है, मैं क्या करता हूँ, एक जेड की वैल्यू फिक्स कर देता हूँ, ये वैल्यू। ठीक है, जेड की एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लिया मैं। अगर जेड की वैल्यू मैं फिक्स कर दूं, z की वैल्यू में अगर फिक्स कर दूं तो सबसे ज़्यादा रूट न्यू किसका है, 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। तो क्या ऑर्डर भी अपने को पता चल गया कि पहली लाइन किसकी होगी, के बीटा, फिर के अल्फ़ा, फिर एल बीटा, फिर एल अल्फ़ा। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन था बट इजी था अगर कंसेप्ट समझ आया तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन अपने को मिल गया, अगर लैम्डा सी यू के अल्फ़ा वाली लाइन का वेवलेंथ है किसके लिए, कॉपर के लिए, और लैम्डा एमओ क्या है, के अल्फ़ा लाइन का वेवलेंथ है मॉलिब्डेनम के लिए। तो अपने को लैम्डा सी यू बाई लैम्डा एमओ फाइंड करना है। अभी थोड़ी देर पहले ही अपन एक फॉर्मूला बनाए थे, क्या, रूट ऑफ लैम्डा 1 अपॉन रूट ऑफ लैम्डा 2 इक्वल टू Z2 माइनस बी अपॉन Z1 माइनस बी। लैम्डा 1 पहला किसका है अपने का, कॉपर का ले लो। ठीक है, तो रूट ऑफ लैम्डा कॉपर अपॉन रूट ऑफ लैम्डा मॉलिब्डेनम इक्वल टू Z2, ये कौन है 42, Z1 क्या 29। अब B का वैल्यू क्या लेंगे, B इक्वल टू 1 ले लो यार, के अल्फ़ा की बात कर रहा है ना, तो अपना जो इफेक्टिव है वो क्या हो जाएगा 1। पलटी मारो, ये हो गया। इसको ऐसे ना लिख के क्या 41 का स्क्वायर, ये जाएगा 28 का स्क्वायर। तो ये फाइनल जो आंसर आएगा वो तुम्हारा एक आएगा 2.14। सिंपल क्वेश्चन है ये, JEE 2014 में आया हुआ था। ठीक है, तो ये अपना मोस्ले लॉ का पूरा न्यूमेरिकल और कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके आगे एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, तो अगला टॉपिक है अपना क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स रेज। ठीक है, ये टॉपिक JEE एडवांस के हिसाब से है, और अगर कोई IIT जैम जेस्ट या TIFR की तैयारी कर रहा है तो उसके हिसाब से भी थोड़ा अच्छा खासा टॉपिक है। कुछ नहीं है यार, एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर एक मोनोक्रोमेटिक एक्सरे किसी एक स्लैब या कोई मटेरियल से पास हो रहा है तो क्या हो सकता है, आर पार तो जाएगा, मतलब ट्रांसमिट तो हो जाएगा, पर उसका कुछ भाग एब्जॉर्ब भी ना हो जाएगा। तो वो कितना एब्जॉर्ब हो रहा है उसी सब की बात करेंगे अपन। तो मान लेते ये हमारा स्लैब है। ठीक है, मेरी ड्राइंग ना थोड़ी ख़राब है लेकिन फिर भी यार ये 3D अच्छा बन गया। ठीक है, इसकी थिकनेस है मान लो dx। अब हम मानते हैं कि आई नॉट इंटेंसिटी का मोनोक्रोमेटिक एक्सरे क्या कर रहा है, इस पर फॉल कर रहा है, और फिर
कुछ भाग क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है और बचा हुआ निकल जा रहा है। तो अगर मान लो ये इंटेंसिटी में चेंज आए, अच्छा मटेरियल हमारा होमोजीनियस है, ठीक है, अगर होमोजीनियस नहीं होता तो क्या होगा उसकी भी बात करूंगा मैं। तो थोड़ा दूर गया तो क्या हो गया, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो मान लो वो चेंज इन इंटेंसिटी है डी आई, कब, जब हम इसमें से डी एक्स पार हो जाते हैं, निकली कितनी इंटेंसिटी, आई। अब ये लॉ बहुत ध्यान से सुनना ना, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इसका। ये जो डी आई बाई डी एक्स है, मतलब डी एक्स लेंथ में एब्जॉर्प्शन होने के बाद चेंज इन इंटेंसिटी जो डी आई है वो किसके प्रोपोर्शनल आता है, इज प्रोपोर्शनल टू आई। आई मतलब कौन, ये डी एक्स में कितना चेंज आया, डी आई का चेंज आया, निकली कितनी उस समय, आई। तो हर इंस्टेंट पे जितनी जितनी इंटेंसिटी बचते जा रही है उसके प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज है विद अ माइनस साइन। ये माइनस साइन क्या बताता है, डिक्रीजिंग बताता है। समझ आया ना, ये आई नॉट के प्रोपोर्शनल नहीं है, आई के प्रोपोर्शनल है। ये बड़ा सा कोई एक ऐसे शीट था, अपन ने क्या किया उसको मान लिया, ठीक है, ये कोई बड़ा सा शीट था, अपन ने इसके डी एक्स भाग का थिकनेस देखा, इसके बाद कितनी इंटेंसिटी यहां पे रह गई, आई इंटेंसिटी रह गई ना, ये उसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब यहां बची कितनी, आई माइनस डी आई जो निकलेगी वो। तो ऐसे करते करते यहां नेट कितना निकलेगा, ये जो डी आई बाई डी एक्स है ये माइनस आई के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या एक कांस्टेंट लग जाएगा, लगा दो, ये हो गया हमारा म्यू, ठीक है। इसको, ये एक मटेरियल का कांस्टेंट होता है जिसका एक और नाम है लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ठीक है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट ऑफ मटेरियल भी इसको बोल देते हैं। अब क्योंकि हमारा मटेरियल होमोजीनियस है तो म्यू का वैल्यू कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक। यदि नहीं होता तो म्यू क्या होता, कोई फंक्शन ऑफ एक्स होता। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, डी एक्स को इधर ले जाओ, आई को इधर ले आओ, ये आई आ गया इधर, डी एक्स आ गया इधर। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। अभी भी बता रहा हूं अपना म्यू क्या है, कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि मटेरियल कैसा है, होमोजीनियस है। नहीं होता तो म्यू क्या होता, कोई फंक्शन ऑफ एक्स होता। तो क्वेश्चन टफ कैसे बनाते हैं, मटेरियल होमोजीनियस ना देके क्या कर देगा, फंक्शन ऑफ एक्स दे देगा। तो क्वेश्चन थोड़ी टफ हुआ, कंसेप्ट तो वही है। तुमको क्या करना था, बस इंटीग्रेशन नया लगाना था, उसमें जो भी फंक्शन रहता उसके हिसाब से इंटीग्रेशन, मतलब मैथमेटिक्स ही नहीं ऐड करी ना, और तो कुछ नहीं किया, कंसेप्ट तो वही है। तो क्योंकि हमारा मटेरियल कैसा है, होमोजीनियस, तो ये म्यू क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स, ये याद होगा तो होता था एल एन एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट ए, ठीक है। एल एन मतलब वही लॉग ऑफ बेस जिसका ई है उसको हम एल एन भी लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, एल एन ऑफ आई हो गया, इक्वल टू माइनस म्यू ऑफ एक्स प्लस एक कांस्टेंट अपन ले लिए क्या, ए, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। अब इस ए का वैल्यू भी फाइंड करना है मेरे को, ठीक है। ये कैसे करेंगे, ये मान लेते हैं इसका कंप्लीट थिकनेस था एक्स, इंटेंसिटी आई नॉट पड़ रही थी, जब एक्स कुछ नहीं था, मतलब जब मटेरियल चालू ही नहीं हुआ था तो इंटेंसिटी कितनी थी, आई नॉट थी। तो एक्स के बदले जीरो रखो तो ये टर्म खत्म, आई के बदले क्या रखोगे, आई नॉट। तो ए का वैल्यू क्या मिल गया तुमको, एल एन ऑफ आई नॉट, ये कांस्टेंट आ गया, रख दो यहाँ पे वैल्यू, क्या हो जाएगी देखो, एल एन ऑफ आई इक्वल टू माइनस म्यू ऑफ एक्स प्लस एल एन ऑफ आई नॉट। ये तुम्हारी एक इक्वेशन हो गई, ठीक है। क्या ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिख रहा है, कुछ ऐसा ही ना दिख रहा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये देखो ये इंटरसेप्ट आ गया तुम्हारा एल एन आई का, x तो है, स्लोप कितना हो गया इस बार, माइनस म्यू का स्लोप हो गया। तो अगर बाई चांस ये ग्राफ पूछ देता है कि एल एन ऑफ आई वर्सेस एक्स का ग्राफ बताओ, तो ये ग्राफ क्या कुछ ऐसा बनेगा, ये देखो यहाँ पे एल एन ऑफ आई नॉट आ जाएगा इंटरसेप्ट का, ये माइनस म्यू का क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट सवाल पूछ देगा तो बहुत टफ हो जाता है, लेकिन अगर तुमको इक्वेशन याद है या समझ आ रहा है कंसेप्ट तो इतना इजी है।
थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, ln ln वाले लोगों को एक तरफ कर देते हैं, ये म्यू एक्स को इधर पलटा दो, इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा देखो, म्यू ऑफ एक्स इक्वल टू ln ऑफ आई नॉट माइनस ln ऑफ आई, तो क्या ln a माइनस ln b इक्वल टू क्या ln a बाई बी, तो ये क्या हो गया देखो ln आई नॉट बाई आई इक्वल टू म्यू ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, ये हो गया ln आई नॉट बाई आई इक्वल टू म्यू ऑफ एक्स, छोड़ पूरा काट देते हैं इसको। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये ln आई नॉट को इधर ले जाओ, तो ये क्या हो गया ln ऑफ आई माइनस ln ऑफ आई नॉट इक्वल टू माइनस म्यू ऑफ एक्स, तो क्या ln a माइनस ln b क्या ln a बाई बी हो जाएगा इक्वल टू माइनस म्यू ऑफ एक्स। अब ln को पलटी मारोगे उस तरफ, तो क्या ये जितना भी है वो e के पावर में चल देगा। ये कैसे आया, इसको एकदम शॉर्ट में समझ लेते हैं अपन, जैसे कि क्या, मान लो 2 का पावर 3 है, कितना होगा 8 ना होगा। अगर मैं ln में बात करूं तो ln नहीं, यहाँ पे log ले लेते, चलो log जिसका कि बेस क्या है 2, अगर मैं ये 8 का निकालूं तो इसका आंसर क्या आएगा 3 आएगा। अब मेरे को log हटाना है ना, तो मैं क्या करूंगा 8 इक्वल टू 2 का पावर 3, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, तो क्या हो गया log हट गया। अब ln मतलब क्या है log ऑफ बेस e, यहाँ मतलब इसका और एक क्या मतलब हो गया log ऑफ बेस e। तो अगर ये log हटाना है तो ये पूरा कहाँ चल देगा, एक्सपोनेंशियल में चल देगा, तो ये कैसा हो जाएगा देखो i बाई आई नॉट इक्वल टू ई टू द पावर क्या हो गया माइनस म्यू एक्स। ठीक है, सिंपल था। अब इस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं अपन, फाइनली ये बहुत देखा इक्वेशन है, बहुत जगह यूज होता है, i इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ म्यू ऑफ एक्स। चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाले ऑफ कैपेसिटर में भी ये देखा होगा तुमने इक्वेशन। अब इसका ग्राफ बनाने बोल दिया कि i वर्सेस x का ग्राफ बना लो। ठीक है, ये तुम्हारा इंटेंसिटी है, ये x है, तो ये तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। ये ग्राफ ना कुछ ऐसा बनेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे तुम्हारा आई नॉट आ जाएगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी। अब ये ऐसा ग्राफ बन रहा है, ये तुमको कैसे याद रहेगा, एक छोटी सी ट्रिक याद रख लो, इसको मैं ना पाम ट्रिक बोलता हूँ। ठीक है, अगर हाथों की लकीरें तुम्हारी एकदम सही हैं, ये रेखाएं तुम्हारी बस में, तो तुमको ये ट्रिक याद हो जाएगा। अगर तुम्हारा राइट हैंड है, देखो अगर मेरा दिख रहा है तुमको, तो ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। ठीक है, राइट हैंड में ये जो बीच वाला है लाइन मेरा, ठीक है, ये ना थोड़ा स्ट्रेट लाइन है, देखना ठीक है, ये मेरा राइट हैंड है ना, इसको ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं अपन। ड्राइंग खराब है पहले बता रहा हूँ। ये बीच की उंगली, ये छोटी वाली उंगली, फिर ये अंगूठा। चलो समझ तो आ जा रहा है ना यार। अब ये देखो, ये बीच की लाइन मेरी ऐसी जा रही है, नीचे वाली लाइन ऐसी जा रही है, और ये वाली लाइन ऐसे जा रही है। तो ये कौन सा हैंड था, मेरा राइट हैंड था। तो ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, mx का, इसकी कुछ स्लोप होगी। ये y इक्वल टू किसका ग्राफ है, mx का ग्राफ है। देखे थे अपन, ऐसे ही रहता है, ऐसे या कैसे भी रहे। ठीक, ये जो लाइन है वो ln x का ग्राफ है, log x का ग्राफ, ये ऐसे जाता है। ये जो ग्राफ है ये वाला, ठीक है, ये e टू द पावर x का ग्राफ है। ठीक है, e टू द पावर x का ग्राफ है। अगर इसी चीज को लेफ्ट हैंड में कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे दिखने लगेगा लाइन तुमको। ये देखो, ये ऐसे जा रही है लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, और ये ऐसे। तो ये e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ, ये y इक्वल टू माइनस एम एक्स का ग्राफ, ये माइनस ऑफ ln x का ग्राफ। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है। बहुत सारी जगह जो बायो वाले लोग हैं उनको ऐसे डायग्राम याद होता नहीं है, मतलब कर्व याद होते नहीं है इसके, तो ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक ही सही। अब बोलना नहीं तुम्हारे हाथ की रेखाएं ऐसे कट रही है तो उसका इंटरसेक्ट बताओ,
ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो तुम लोग 2 लीनियर इक्वेशन बना के। ठीक है, मोटा मोटी ये रूल बहुत काम आता है। ठीक हो गया, इस पे एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर इस कंसेप्ट को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि एक एक्सरे है जिसका लैम्डा दिया हुआ है इतना, वो एक स्लैब से पास हो रहा है जिसकी थिकनेस है इतनी। बताओ अगर इंटेंसिटी 1/6 से रेड्यूस हो गई तो म्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं। सिंपल है, आई इक्वल टू क्या था, आई नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ म्यू एक्स। ठीक है, आई नॉट को तुम इधर ले आओ, दोनों साइड क्या ले लो, ln ले लो। अगर ln ले लिए तो ये पूरा वैल्यू किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब मेरे को जो बेस ई है उसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 2.303 से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो। तो ये क्या आ गया, लॉग ऑफ बेस 10 हो गया। अब ये माइनस है, इसको इधर भेजोगे तो ln a बाई बी क्या होगा, b बाई ए हो जाएगा। तो म्यू ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, 2.303 लॉग बेस 10 आई नॉट बाई आई। अब आई हमारा क्या हो गया है, 1/6 से रेड्यूस हो गया। ठीक है, और x जो थिकनेस है वो कितनी हो गई है हमारी, 10 mm, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर -3, मतलब क्या 10 का पावर -2, इतना हो गया हमारा थिकनेस। ठीक है, या एक काम और भी कर सकते हैं अपन, इसको mm पे ही रहने देते हैं और इजी रहेगा, 10 mm ही रहने दो। आई के बदले क्या लिख सकता हूँ मैं, आई नॉट बाई 6। अब ये आई नॉट से आई नॉट गया तो ये क्या 6 ऊपर आ जाएगा, तो ये 6 आ गया। अब अगर तुमको पता हो लॉग जिसका बेस 10 है उसमें 6 की वैल्यू कितनी है, तो ये होता है 0.7781। रख दो, फाइनल आंसर तुम्हारा सॉल्व करने पे म्यू का आएगा 0.1752 पर mm। अब ये चीज़ ध्यान देना, क्वेश्चन आ गया कि म्यू की यूनिट क्या होती है, तो इसका यूनिट होता है पर लेंथ, या जो भी लेंथ है उसका इन्वर्स। कहाँ से आया, अगर ये साइड देखो तो इसकी तो कोई यूनिट है नहीं, x की यूनिट अगर लेंथ है तो म्यू का क्या होना पड़ेगा, 1 बाई लेंथ, तब ना जाके कटेगा ये। ठीक है, कुछ नहीं था, ये भी सॉल्व वाले क्वेश्चन था, बस इक्वेशन तुमको पता थी, मैथमेटिक्स लगानी थी। ठीक है, अब ना थोड़ा म्यू की वैल्यू अपन एक्चुअल में निकालते कैसे ये देख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आया है तो एक्सपेरिमेंटली म्यू का वैल्यू कैसे निकालते ये भी अपन देख लेते हैं। मैं एक टर्म लिखता हूँ XH। XH वो थिकनेस है जहां जाके इंटेंसिटी आधी हो जाती है। ठीक है, XH वो थिकनेस है जहां जाके इंटेंसिटी कितनी हो जाती है उस वैल्यू की, अपनी जो ओरिजिनल वैल्यू उसकी हाफ हो जाती है। लगाओ इक्वेशन, I इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस म्यू एक्स। ठीक है, अगर ये आई नॉट को मैं इधर ले आया, आई के बदले अगर मैं आई नॉट बाई 2 रखता हूं तो यहाँ पे XH आ जाएगा, तो यहाँ कितना बच गया, सिंपली 1/2। दोनों तरफ ln ले लो, ln ऑफ 1/2 इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू एक्स। माइनस इधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, ln/2, x के बदले क्या लिखे, XH, म्यू इक्वल टू ln2 अपॉन XH। ln2 याद है 0.693 अपॉन XH। ये देखो ऐसे निकल जाता है। XH कहाँ से मिलेगा, एक्सपेरिमेंट से मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन से थिकनेस पे जाके इंटेंसिटी अपनी आधी हो जा रही है। ठीक है, इसी बात पे आखिरी टॉपिक अपन लेते हैं और कंक्लूड करते हैं कि यार तुमने कहानी कचर पूरा बता तो दिया यार कि ये म्यू है, इसको ऐसे निकालते हैं, पर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ म्यू। म्यू क्या था, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। अब सोचो अगर म्यू का वैल्यू लार्ज है तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या XH स्मॉल होगा। XH का स्मॉल होने का क्या मतलब है कि मान लो इतनी बड़ी थिकनेस है, यहीं पे आके क्या हो गया, इंटेंसिटी आधी हो गई, आई नॉट की कितनी हो गई, आधी हो गई। मतलब जिस इंटेंसिटी से एक्सरे आ रहा था वो एक्सरे की इंटेंसिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। मान लो ये इतना स्लैब का मटेरियल है, ठीक है, ये अपनी एक इंटेंस एक्सरे आ रही थी जिसकी एनर्जी थी EH न्यू, उसकी इंटेंसिटी थी I, तो वो अगर फॉल हुई और थोड़े से डिस्टेंस पे जाके क्या हो गई, आधी हो गई इंटेंसिटी, मतलब बहुत सारा पार्ट उसका पहले ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब हमारा जो एक्सरे आ रहा है
वो कैसा होगा, सॉफ्ट एक्सरे। सॉफ्ट एक्सरे का क्या रहता है, लैम्डा ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, एनर्जी कम, तो क्या पेनिट्रेटिंग पावर भी कम होगा। ठीक है, अब अगर म्यू हमारा स्मॉल हुआ तो क्या एक्स एच ज़्यादा, एक्स एच ज़्यादा मतलब यहाँ कहीं आके मान लो क्या हो रहा है, इंटेंसिटी आधी हो रही है, मतलब हमारी इंटेंसिटी जो ओरिजिनल थी वो कैसी थी, स्ट्रांग थी, और ये कैसा हो गया, हार्ड एक्सरेस। ठीक है, हार्ड एक्सरे। अब इसी पे ना एक आध क्वेश्चन भी रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन है, एक ऐसी रफ देख लो तुम लोग। एक क्वेश्चन है, ये देख लो, मान लो ये हमारा फॉइल था, ठीक है, यहाँ से एक एक्सरे आ रही थी जिसकी इंटेंसिटी थी आई, हमने क्या कर दिया, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ा दिया। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ा दिया तो पहले क्या हो रही थी, 50% पास हो जा रही थी। अब बताओ अगर मैं VA बढ़ा दूंगा तो कितना पास होगा, 50 से कम, 50 से ज़्यादा, 0, 100, कैन नॉट टेल, बहुत सारे ऑप्शन है। सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं VA बढ़ाता हूँ तो क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन जिससे फोटोन पे कन्वर्ट होने वाली एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, मतलब क्या एच न्यू बढ़ जाएगा, मतलब क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ी मतलब क्या होगा, पेनिट्रेटिंग पावर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हार्ड एक्सरे। तो जो आने वाली इंटेंसिटी है वो 50% से अब ज़्यादा पार हो जाएगी। कब, जब अपन VA बढ़ाए तब। इसी का एक और वर्जन है, अगर मैंने फिलामेंट करंट को बढ़ा दिया, ठीक है, तो अब जो इंटेंसिटी जाएगी वो पहले के कंपैरिजन में क्या ज़्यादा होगी, कम होगी या बराबर होगी। मान लो पहले आई इंटेंसिटी जा रही थी, अब फिलामेंट करंट अगर मैं बढ़ाता हूँ तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे वो भी बढ़ेंगे, तो एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या वो भी बढ़ जाएगा। तो क्या यहाँ जो इंटेंसिटी अब, मतलब ये पहले आई जा रही थी, अब अगर मैं फिलामेंट करंट बढ़ाया तो ये आई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब ओरिजिनल से क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो ये ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, लगाते रहो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, उसमें क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। कुछ नहीं समझ आता तो तुम्हारा भाई तो है ही है। ठीक है, मिलते फिर अगले क्लास में, प्रोबेबली वो हमारी लास्ट क्लास होगी एक्स रेस पे। ठीक, चलते फिर।